चलें फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दोबारा एक बार बताऊं, लास्ट क्लास में हम लोगों ने HTML कवर कर लिया और CSS बेसिक, दोनों चीज़ें बेसिक कवर कर लिया है। उन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए आज हम एक सिंपल सी अपनी CV की बनाएंगे वेबसाइट। ठीक है। और कोई क्वेश्चन वगैरह हो किसी का तो साथ साथ पूछ रहा है, उसको भी हम साथ साथ देखते रहेंगे। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं अपनी। ठीक है, सबसे पहले वही हम एक नया प्रोजेक्ट बना लेंगे अपना। अ, ठीक है, इसका मैंने प्रोजेक्ट का ये नाम रख लिया अपना। और इसको हम क्या करेंगे, उसके बाद इसमें ओपन कर लेंगे। ठीक है, इस फोल्डर को लिया। सबसे पहले वही हम काम करेंगे कि एक फाइल, दो फाइलें बना लेंगे पहले ही। एक तो इंडेक्स की और दूसरी फाइल बना लेंगे हम CSS की। उसका नाम हम रख देंगे style.css। इसका नाम गलत हो गया, मैं नई फाइल बनाता हूँ। ठीक है, दोनों फाइल्स बन गई। इसका मैं रिमूव बंद कर देता हूँ। ठीक है। और इसको जो हमारी पेज बना है उसको हम साथ खुद भी लेते हैं, ताकि साथ साथ हम चेंजेस देखते रहें, क्या किए क्या नहीं किए। चले, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अपना जो HTML का फॉर्मेट होता है वो लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद HTML आता है। HTML के अंदर हेड और बॉडी आ जाएगी। ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये होता है, जब भी आप HTML कोड लिखोगे उसकी आप फॉर्मेट इस तरह से लिख दो। हाँ, और हेड के अंदर क्या आ जाएगा, टाइटल। हम जो हमारा टाइटल होता है, अभी फाइल का नाम आ रहा होता है बाय डिफॉल्ट, इसको हम कर देंगे कि जो भी हम टाइटल रखना चाहते हैं, जैसे मैं बना रहा हूँ माय रिव्यू में। ठीक है, टाइटल हो गया इसका चेंज। ठीक है, अब हम आते हैं बॉडी में। और नेक्स्ट स्टेप वो करेंगे, हम जो हमने फाइल बनाई है CSS की, इसको भी लिंक करवा देते हैं साथ ही। ठीक है। और इसमें हम दे देते हैं REL स्टाइल शीट। ठीक है, लिंक करवा दी हमने अपनी दूसरी फाइल जो हमने यूज करनी है। क्लियर, यहाँ तक सबको वही पुराना है, अभी कुछ नया नहीं है। ठीक है, अब हम काम शुरू करते हैं अपना। अच्छा, मुझे ये बताएं, लास्ट क्लास में डिव का मैंने आपको बताया था ना, डिव क्या होता है? चलो मैं दोबारा बता देता हूँ, जिसने अगर मिस कर दिया तो उसके लिए क्लियर हो जाएगा। अच्छा, डिव बेसिकली क्या होता है, डिवीजन के, डिवीजन का शॉर्ट फॉर्म होता है डिवाइडर। डिवीजन उसका शॉर्ट फॉर्म होता है डिव। मतलब ये पूरी वाइट स्क्रीन है ना मेरी, तो इसका सिर्फ मैंने, अगर ये पोर्शन है ऊपर वाला, ये मेरा एरो अगर देख रहा हूँ, सिर्फ ये यूज करना है अलग। और जैसे मैंने ना इसको दो कलर्स देना चाह रहा हूँ मैं। अब बेसिकली अगर मैं दूं ना, तो बॉडी को अगर मैं दूं रेड, तो वो क्या होता है, पूरे पेज पे एक ही कलर आएगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि आधे पे अलग है। लास्ट क्लास आएगा CSS ही पढ़ी है हम लोगों ने, उसमें मैंने आपको बताया था CSS 3 टाइप्स की होती हैं। और ये CSS का हमारे पास प्रोजेक्ट भी है, जो हमने लास्ट क्लास में बेसिक प्रोजेक्ट देखा था। एक इमेज भी ऐड की थी हमने, उसको छोटा बड़ा किया था। और ये सारी स्टाइलिंग की थी हमने लास्ट क्लास में। मैं फाइल खोल देता हूँ, आपको याद है जो हमने बेसिक बिल्कुल पढ़ा था कि किस तरह से स्टाइलिंग देते हैं हम लोग, और कौन सी स्टाइलिंग होती है, बिल्कुल बेसिक। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं। 3 तरह की स्टाइलिंग होती है, वो बताई थी मैंने आपको, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। और तीनों मैंने बताई थी। ये वाली एक्सटर्नल होती है। इसमें अब हम यही रिज्यूमे बनाएंगे, उसमें हम CSS जो यूज करेंगे ना, वो मीडियम भी होगी और हर तरीके की इसमें हमने करनी है। ठीक है, बेसिक बेसिक भी कवर करनी है और थोड़ी। अभी तो लास्ट क्लास में सिंपल मैंने बताया था ना, स्टाइलिंग यूज किस तरह से करते हैं। इस क्लास में हम लोग डिफरेंट स्टाइलिंग के एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे कि हमारे पास और कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो हम अपने पास यूज कर सकते हैं। ठीक है, आज हमने ये चीज देखनी है।
बेसिकली आज हमारा फोकस सीएसएस पे ही है। ठीक है, ये उसकी क्लास, सीएसएस की क्लास है ये। सीएसएस की नेक्स्ट क्लास है। लास्ट क्लास में हमने बिल्कुल बेसिक पढ़ा था, सीएसएस होती क्या है, कितनी टाइप्स की होती है, क्या पर्पस होता है और किस तरह से यूज करते हैं। इस क्लास में हम उस सीएसएस को आज मजीद यूज करेंगे, मजीद पढ़ेंगे। ठीक है, ये सीएसएस नहीं है, ये सिंपल एचटीएमएल है, ये सीएसएस नहीं कहलाती। सीएसएस होती है, अगर मैं स्टाइल करके लिखता, स्टाइल इज इक्वल्स टू करके, वो सीएसएस होती है, ये इसकी अपनी बॉडी का एट्रीब्यूट है। इसकी स्टाइलिंग नहीं है, ये इसको कंफ्यूज नहीं करना आप सीएसएस के साथ। ये एचटीएमएल की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ये लिमिटेड होती हैं, इतनी ज्यादा नहीं होती, इसलिए हम लोग ये यूज नहीं करते, हम लोग डायरेक्ट सीएसएस से यूज करते हैं। अच्छा, मैं उसका बता रहा था डिव का। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ जैसे लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ ये जो ऊपर वाला है ना मेरा हेडर समझो, मैं चाह रहा हूँ उसमें मैं डिफरेंट कलर हो और बाकी बॉडी का डिफरेंट कलर हो। तो उस केस में फिर हम लोग डिव बनाते हैं स्क्रीन डिवाइड करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं दो डिव बनाऊंगा, तो मैंने लिख दिया हेलो, और दूसरा डिव बनाया मैंने, उसमें लिख दिया वर्ल्ड। ठीक है, अब मैंने इसको रिफ्रेश किया। अब पहली बार देखो, ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट लाइंस पे आ रहे हैं। अगर इस डिव को मैं कलर देता हूँ कोई रेड, और इसको मैं दे देता हूँ येलो। ठीक है, अच्छा पीजी कलर हमने यूज किया है ना, अब वो इस पे नहीं चल रहा, वो बॉडी पे चल रहा था, डिफ पे नहीं चल रहा। इसलिए अब हम इसको देंगे स्टाइल, सीएसएस। सीएसएस बैकग्राउंड कलर के लिए क्या होता है, बैकग्राउंड कलर इस तरह से होता है। ठीक है, रेड। अब देखो ये पूरी स्क्रीन पे रेड कलर आ गया, और इसी तरह से अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर दूंगा, ये येलो, तो क्या होगा दूसरे में। अब देखो ये डिवाइड हो गई है स्क्रीन, बाकी डिव ये काम करता है, उसने इन दोनों को दो हिस्से बना दिए। ठीक है, डिव का बेसिकली यही काम होता है कि वो डिवाइडर, एज अ डिवाइडर यूज करते हैं उसको डिफरेंट पार्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, ये डिफ का बेसिक मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया एक। अच्छा, थोड़ी सीएसएस में जाते हैं, थोड़ी लास्ट क्लास में तो बिल्कुल बेसिक पढ़ी थी, आज थोड़ी सी ना थोड़ी सी आप कह लो एडवांस में जाएंगे हम। अभी थोड़ी देर में जाते हैं, अभी बिल्कुल बेसिक पहले स्ट्रक्चर बनाए। अच्छा, गुड प्रैक्टिस ये होती है कि आप जो भी काम करो ना उसको एक डिव बनाओ मेन, और उसके अंदर सारा काम करो। गुड प्रैक्टिस ये होती है कि सारे काम आप डिव बना के उसमें किया करो। मैं चाहता तो ऐसी जैसे हेडिंग डालनी है मैंने, मैं इस तरह से डायरेक्ट हेडिंग डाल सकता था, वो भी काम सही करेगी, वो भी इसी तरीके से चलेगी, और ये भी इसी तरीके से चलेगी, दोनों सेम काम होंगे। लेकिन गुड प्रैक्टिस की होती है कि आप इस तरह से डिप बना के ना उसके अंदर अपना काम करो। ठीक है, अच्छा इसमें मैंने सबसे पहले हेडिंग डाल दूंगा, जैसे मैंने हेडिंग डाल दी कि ये मेरी रिज्यूमे है। ठीक है, अच्छा इसको अब मैंने करना है बीच में, उसके लिए मैंने बताया था लास्ट क्लास में क्या होता है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अच्छा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर देने के डिफरेंट तरीके हैं, एक तो ये मैं इसके अंदर दे दूं डायरेक्टली, ये क्या होगा बीच में आ जाएगा मेरे पास। एक ये तरीका है। अब लेकिन ये देखो मेरे पास अभी सिर्फ मैंने हेडिंग बनाई है, अब सोचो मेरे पास ऐसे ना हजार हेडिंग थी जिनको मैंने बीच में दिखाना था, तो मुझे सब हर हजार में ना ये पूरी लिखना पड़ता, स्टाइल 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 स्टाइल। दूसरा इसका तरीका क्या था कि मैं इसमें जाता था स्टाइल के अंदर, और H1 को दे देता इस तरह से, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इससे क्या होता, जितने भी H1 है ना वो सब बीच में आ जाते हैं। अब लेकिन मैं कुछ H1 को देना चाह रहा हूँ, कुछ को नहीं देना चाह रहा, तो ये भी मेरे लिए काम नहीं करेगा, मैं दोनों जगह पे फंस गया हूँ। कैसे फंस गया, इसमें H1 दूंगा तो सब पे अप्लाई हो जाएगा, और इसमें अगर मैं बस हजार H1 को मिलना चाह रहा हूँ, तो हजार H1 में मुझे क्लास देनी, स्टाइल देनी पड़ेगी, और टेक्स्ट लाइन सेंटर लिखना पड़ेगा, जो कि अच्छी अप्रोच नहीं होती। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक टेक्स्ट लाइन की एग्जाम्पल दी है। अब समझो मैंने 100 लाइन की स्टाइलिंग देनी होती और 100 H1 को देनी होती, तो अगर मैं इनलाइन देता तो हर 100 के अंदर मुझे 100 लाइन स्टाइलिंग की लिखनी पड़ती इंटरनल, अगर इनलाइन सीएसएस अगर मैं यूज करता। तो उसके लिए फिर हमारे पास एक और चीज आ जाती है, क्लास। ठीक है, हम किसी भी टैग को ना, एलिमेंट को, ये टैग जो होता है, हम किसी भी उसको ना क्लास दे सकते हैं कोई भी, और फिर उस क्लास के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं स्टाइलिंग के अंदर। जैसे मैंने उसको क्लास दे दी टेक्स्ट सेंटर, ये नाम होता है, आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, ये आपकी मर्जी होती है, यहाँ पे मैं कुछ भी अपना नाम लिख दूं, मलेशिया। ठीक है, ये आपकी ऑप्शनल होता है, आपकी मर्जी होती है। आप मेरे साथ कॉपी भी करते रहे, आप जितना आपसे हो सके, जाए तो अगर ज्यादा आगे चले जाते तो आप बता दें आप, ताकि ना
हम फिर वो कर लेंगे, रुक जाएंगे। तो साथ साथ करते रहें ताकि आप लोगों को प्रैक्टिस होती रहे। लेकिन पहले ये क्या करें आप लोग कि पहले ना चीज को समझा करें, साथ साथ आप कॉपी करते रहेंगे ना क्लियर नहीं होगा। पहले चीज को समझे, जब क्लियर हो गया फिर आप इसको ना साथ साथ देख देख के आप लिखते रहा करें। ठीक है, वो ज्यादा बेहतर होगा। आप साथ साथ कॉपी करते रहोगे ना आपका ध्यान डिवाइड हो जाएगा लिखने में और समझने में। पहले कोशिश क्या करें, समझे, समझ आ गया तो आप मुझे भले बता दिया करो, मैं रुक जाऊंगा, फिर आप भले कॉपी कर लिया करो। लेकिन साथ साथ आपने लेके चलना मुश्किल होता है, समझना और लिखना एट अ टाइम। ठीक है। तो एक, अब मैं क्लास का बता रहा था, क्लास हम लोग देते हैं। ठीक है। अच्छा, क्लास में मैं आपको बता रहा था, आप नाम कुछ भी दे सकते हो उसको। ठीक है। और एक से ज्यादा क्लास भी दे सकते हो, जैसे अभी फिलहाल एक भी एकदम, जैसे एक क्लास मैंने ये दे दी, एक एक क्लास है और दूसरी मैंने शान दे दी। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस H1 के अंदर दो क्लास हैं। एक क्लास का नाम है टेक्स्ट सेंटर और एक क्लास का नाम है शाहान। ठीक है। ये आपका मर्जी है, आप ये टेक्स्ट सेंटर मैंने खुद लिखा है, ये कुछ भी लिख सकता था। ठीक है। अच्छा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, अभी कुछ भी नहीं होगा। वैसे का वैसा ही है, क्योंकि मैंने अभी क्लास दी, कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ बनाता हूँ, उसमें मैं वो लिखता हूँ, दिस इज पैराग्राफ। ठीक है। अच्छा, सपोज करो मेरे पास एक H1 था, एक P था, और मैं इन दोनों को ना स्टाइलिंग सेंटर देना चाह रहा था। तो अगर मैं स्टाइल में देता ना तो मैं H1 को देता और पी को भी देता, इस वजह से दोनों को देता मैं। और उससे एक नुकसान हमें ये होता है, जितने भी H1 और H और पी होते हैं ना, सब पे वो चीज अप्लाई हो जाती है जो हम नहीं चाह रहे। ठीक है। तो अब आप क्लास यूज कर सकते हो, आप सेम क्लास ना आप मल्टीपल उनको दे सकते हो, मल्टीपल एलिमेंट्स को, टैग्स को दे सकते हो। जैसे मैंने एक क्लास उसको दी है, सेम क्लास में इसको भी दे सकता हूँ, पैराग्राफ को। ठीक है, ये आपकी ऑप्शन होती है, आप किसी को भी यूज कर सकते हो उस क्लास को। अभी फिलहाल एक को ही देते हैं। ठीक है। इसमें जाके रिफ्रेश किया, अभी कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है। अभी मैंने सिर्फ क्लास दी है, इस क्लास की स्टाइलिंग नहीं की। अच्छा, स्टाइलिंग किस तरह से देते हैं, जब नॉर्मल हमने टैग यूज करना होता है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, अभी फिलहाल ना मैं ऊपर ही स्टाइलिंग देता हूँ, ताकि आप लोग साथ साथ देखते रहो, कॉपी करते रहो। बाद में हम उस स्टाइल को उठा के CSS में डाल देंगे, फाइल अलग फाइल। भी मैं इसमें इसलिए इसमें दे रहा हूँ ताकि समझना आपके लिए आसान हो, कि नीचे से आप ऊपर देख लो, आपको रेफरेंस हो जाए, वरना अलग अलग फाइल में जाएंगे तो चीज़ें थोड़ी कंफ्यूजिंग होंगी। अभी मैं इंटरनल CSS यूज कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर मैंने हेडिंग को देनी होती थी स्टाइलिंग, तो मैं H1 लिखता था इस तरीके से और उसको कोई भी स्टाइल दे देता। ठीक है। अगर क्लास को देनी है ना, आप क्लास का नाम लिखोगे। ठीक है, इस तरह से। और उससे पहले, नाम से पहले आपने लिखना है डॉट, डॉट और आगे क्लास का नेम। ये इसका सिंटैक्स होता है, क्लास को स्टाइलिंग देनी है अगर। ठीक है। अब मैं इसमें दे देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। अच्छा, अब इससे क्या होगा, जिस जिसको ये क्लास असाइन होगी ना, जिस जिस टैग को, जिस जिस HTML एलिमेंट को, तो उस पे क्या होगा, उस सब पे ये स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। तो इसकी एग्जांपल देते हैं, अब देखें ये बीच में आ गया। ठीक है। अब यही क्लास अगर मैं नीचे वाले को दे दूं, पैराग्राफ को, तो वो इस पे भी अप्लाई हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए ये H1 है, P है, लेकिन इस पे मैंने सेम स्टाइलिंग से दोनों को दे दिया। ठीक है, क्लियर है, ये क्लास का ये पर्पज होता है CSS के अंदर। लेकिन ये ख्याल रखना है, क्लास हम तब यूज करते हैं जब आपको सेम क्लास होती है ना, आपको मल्टीपल चीजों को देनी होती है, मतलब आप सेम स्टाइलिंग मल्टीपल टैग्स पे लगाना चाह रहे हो, यूज करना चाह रहे हो मल्टीपल टैग्स पे सेम, तब क्लास यूज करते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा, इस तरह की एक और एग्जांपल, एक क्लास होगी, दूसरी एक और चीज होती है जिसके थ्रू हम लोग स्टाइलिंग दे सकते हैं। मैंने एक बना दिया पैराग्राफ, उसका मैंने नाम रख दिया यूनिक। ठीक है। अच्छा, जैसे क्लास होती है ना, उस तरह की एक और एट्रीब्यूट होता है ID। ठीक है। ID भी दे सकते हो आप, तो उसमें मैंने लिख दिया टेस्ट ID। ये भी मर्जी होती है, आप हाइफन ना डालो, आप इस तरह से लिख दो। आपकी मर्जी होती है, आप कोई भी यूज करो। अच्छा, ID हम लोग कब यूज करते हैं, जब हमें किसी एलिमेंट को यूनिक स्टाइलिंग देनी हो। अब जैसे मेरा ना, ये समझो कोई यूनिक मेरा डेटा है, जो बार बार मैंने रिपीट नहीं करनी, उस जिसकी स्टाइलिंग बार बार मैंने रिपीट नहीं करनी। अब जैसे टेक्स्ट है ना, इसको मैं एज अ रेड कलर दिखाना चाह रहा हूँ, मतलब एक नोट, समझो ये कोई नोट है मेरा, जो मतलब यूनिक है, रिपीट नहीं होगा बार बार, जिसकी स्टाइलिंग ना, तो फिर उसको मैं ID दूंगा। ठीक है। ID आप हमेशा ऐसी दोगे, जो, अब ये ID आप किसी और को नहीं दोगे, दे सकते हो, इश्यू कोई नहीं, स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी, लेकिन फिर वो
उसका पर्पस आईडी का ये होता है कि वो यूनिकली डिफाइन करती है। अब मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, लेकिन वो उसका पर्पस खराब हो जाएगा। आईडी हमेशा यूनिक देते हैं। जैसे अगर मैंने इन तीनों को आईडी देनी है ना, तो मैं सेम नाम नहीं रखूंगा, मैं इसको 1 करूंगा, 2 करूंगा और फिर 3 करूंगा, इस तरह से करूंगा। आईडी के केस में क्लास सेम हो सकती है, लेकिन आईडी होगी ना वो सेम नहीं होगी। ठीक है, अब मैंने इसको देनी है स्टाइलिंग। तो क्लास के लिए हम लोग डॉट डालते थे, आईडी के लिए हम लोग हैश डालेंगे, हैश और उस आईडी का नाम, और उसको मैं कलर दे देता हूँ रेड। ठीक है, अब देखो ये सिर्फ उस पर अप्लाई होगा। ठीक हो गया। ये आईडी को स्टाइलिंग इस तरह से देते हैं, हैश डाल के और उसको डॉट डाल के देते हैं। ठीक है। अच्छा, आईडी से हम बहुत कम ही स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे होते हैं। आईडी बेसिकली यूज हो रही होती है जावास्क्रिप्ट वगैरह में, वो आगे देखेंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को बताने के लिए किया है कि किस तरह से आईडी को देते हैं। लेकिन मोस्टली आप काम करोगे ना तो क्लास के थ्रू ही स्टाइलिंग कर रहे होते हैं हम लोग। आईडी बहुत रियली यूज हो रही थी स्टाइलिंग के लिए। आईडी के दूसरे पर्पज होते हैं, लेकिन स्टाइलिंग में भी ये पर्पज होता है, तो मैंने भी बताया। ठीक है। अच्छा, ये क्लियर हो गया आपको कि आईडी और ये क्या चीज होती है, क्लास और आईडी क्या चीज है। आप लोग साथ साथ कॉपी कर लें, मैं आपको थोड़ा जिससे पूछना है पूछ ले, बाकी जितना अगर कोई कॉपी करना है वो कॉपी कर ले। 2 मिनट में फिर स्टार्ट करते हैं इसको दोबारा। इन दोनों को मैंने सेम क्लास दी हुई थी, और इसको मैंने आईडी दी हुई थी। स्पेड करने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर हमें स्पेड करना होता है, रन टाइम पे चीजें चेक करनी है, तो मैं ये वाला क्लिक करके जिस चीज की मैंने चेक करना है टैग, उस पर क्लिक कर दूंगा। तो वो मेरे पास बता देगा इसको मैंने क्या क्लास दी हुई है, और यहाँ पे वो बता देगा उस क्लास पे क्या स्टाइलिंग लगी हुई है। क्लास का नेम आ गया जो मैंने ऊपर स्टाइलिंग दी हुई है, उसने यहाँ ये बता दिया कि उस क्लास पे स्टाइलिंग लगी हुई है। और कहाँ लगी हुई है उसने लोकेशन भी बता दी कि इंडेक्स की फाइल के अंदर 7 लाइन पे लगी हुई है। अगर मैं इसमें जाता हूँ तो ये 7 लाइन के ऊपर ये स्टाइलिंग लगी। ठीक है। अब आपकी कोई भी वेबसाइट को ना आपने उसकी स्टाइलिंग चेक करनी है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैंने गूगल की वेबसाइट पे गया। ठीक है, अब मैंने देखना है कि इन्होंने ये इस पे कौन सी स्टाइलिंग लगाई हुई है, क्योंकि इसका टेक्स्ट अलग है, बाकी सबका टेक्स्ट थोड़ा डिफरेंट है। तो मैं इस पे इंस्पेक्ट करूंगा। ठीक है, इस तरह से मैं इंस्पेक्ट करूंगा इस पे। अब इसकी सारी स्टाइलिंग आ गई, देखो उन्होंने आईडी दी हुई है उसको, आईडी दी हुई है रिजल्ट स्टेट्स, और आईडी के थ्रू उन्होंने स्टाइलिंग दी हुई है। अच्छा, ये फॉन्ट फैमिली उन्होंने ये वाली दी हुई है, इसको मैं हटाऊंगा अगर, तो वो नॉर्मल टेक्स्ट में हो जाएगी। अब मैं इनकी वेबसाइट में कोई भी चेंजेस वगैरह कर सकता हूँ, जैसे इसका कलर मैं चेंज कर दूं, या कोई भी काम मैं कर सकता हूँ अपने सीखने के लिए। ठीक है, कलर मैं रेड कर दूं, वो कलर रेड हो गया, और फॉन्ट साइज का बढ़ा दूं मैं। ठीक है, इस तरह से मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा दिया उसका, ज़्यादा ही बढ़ गया। इस तरह से मैंने फॉन्ट साइज बढ़ा दिया। बैकग्राउंड कलर दे दूंगा मैं उसको कोई भी। अब ये देखो, इस तरह से मैं कोई भी उस पर इस तरह से टाइम पे टेक्सटिंग कर सकता हूँ अपनी। ठीक है, और आप सिंपल ये मिटा दो, इस टेक्स्ट को चेंज कर दो आप पहले, वो फिर एचटीएमएल में जाके यहाँ होगा, इस पर डबल क्लिक करो, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई टेक्स्ट डाल दो, तो देखो ये आ गया, मेरा नाम लिखा हुआ आ गया इस तरह से। ठीक है, ये देखो मेरा नाम आ रहा है गूगल के ऊपर। लेकिन ये ऐसी होता है आपके लिए, आप रिफ्रेश करोगे सारी चीजें पहले जैसी हो जाएगी। रिफ्रेश करूंगा सारी चीजें वैसी हो जाएंगी। सॉरी, कौन सी एक्सटेंशन, मैं समझा नहीं आपका ये। आरएस, कौन सी एक्सटेंशन वर्क नहीं कर रही आपकी।
नेटलीफाई की बात कर रहे हैं आप? स्क्रीनशॉट आप भेज सकते हैं चैट में? अच्छा, मैंने यार यूज नहीं की है कभी, मुझे आइडिया नहीं है इसका। मैं लाइव नहीं चलाता, मैं पेज पे जाके ना वो रिफ्रेश का बटन दबाता हूँ। जब भी कोई चेंज करता हूँ ना तो उस पर जाके मैं F5 दबाता हूँ रिफ्रेश करने के लिए। तो मेरी चेंजेस रिफ्लेक्ट होती है, मैं डायरेक्टली नहीं करता। मतलब मैंने कोई एक्सटेंशन नहीं डाली हुई। मैं जाके ना रिफ्रेश का बटन दबा देता हूँ तो वो रिफ्लेक्ट आपको चेंजेस छोड़ जाती है। अभी आप HTML CSS कर रहे हो, अभी 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 आपको ऐसी कोई सच जरूरत नहीं है इसकी वजह से। रिएक्ट वगैरह आगे पढ़ेंगे ना हम लोग, रिएक्ट का जो आगे आएगी उसमें ऑटो होती है ये। क्या जो चेंजेस करते हो ना वो आपको ऑटोमेटिकली शो होती रहती है रन टाइम पे। अभी तो सिंपल HTML CSS इतना एडवांस में अभी नहीं गए हैं, अभी सिंपल रखा हुआ चीजों को। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ तक सबको क्लियर है? चले मैं अब न्यू चीज पे जाते हैं। अच्छा, अब देखो ये ना मेरी दो लाइनों में आ रहे हैं, माय रिज्यूमे अलग आ रहा है, दिस इज पैराग्राफ अलग आ रहा है। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जो है ना ये दोनों एक ही लाइन में आए, मतलब ये आधा स्पेस ले, ये आधा स्पेस ले। ठीक है, एक तरीका तो ये है इसका कि मैं इसको विड्थ दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं अलग से विड्थ दे देता हूँ। 50 पिक्सल। ठीक है, तो उसने सिर्फ 50 ले लिया। और नीचे वाले को भी मैं, अब इससे काम तो हो गया लेकिन लाइन अभी भी देखो अलग ही है। ठीक है। अच्छा, सेम लाइन में लाने के लिए ना हम दोनों को, हमें क्या करना पड़ता है, फ्लोट इसका एट्रीब्यूट होता है वो यूज करते हैं। ठीक है, फ्लोट लेफ्ट कर देंगे तो सारी चीजें लेफ्ट से शुरू होंगी। जहाँ पहले वाली चीज खत्म हो रही होगी ना तो अगली लाइन वहीं से शुरू होगी। ठीक है, उसके लिए क्या सिंटेक्स होता है हमारे पास, जो मेन डिव है ना उसको आप दे दो फ्लोट लेफ्ट, लेफ्ट इस तरह से। अभी सिर्फ मैंने मेन को दिया, अब उसके बाद जो जो चीजें होंगी ना उसके अंदर जिस पे आप चाह रहे हो कि वो लेफ्ट से शुरू हो, तो आप सबको फिर फ्लोट लेफ्ट इस तरह से दे दोगे। ठीक है, और नीचे वाले को भी। अब देखो वो इस तरह से आ रही है। ठीक है, एक ही इसमें जहां वो खत्म हो रही है पहले वाली, अगली वाली वही शुरू हो रही है। ठीक है, ये होता है फ्लोट लेफ्ट का पर्पस। अब लेकिन देखो ये ना एक दूसरे के अंदर मिक्स हो गई है, ये क्यों ही है? मैंने यूज किया था पिक्सेल्स, तो पिक्सेल्स होता है फिक्स, कि मैंने इतना पिक्सेल्स को फिक्स सेट कर दिया कि आप इतना पिक्सेल्स का जगह लो, आप इतने पिक्सेल्स की जगह लो। तो मैंने फिक्स कर दी दोनों की चीजें। सही है, तो इससे ना रिस्पॉन्सिव नहीं होता, मतलब वो एक के ऊपर एक आ गया है। और अगर स्क्रीन छोटी होगी ना तो इसके हिसाब से एडजस्ट होता है। मैं एग्जांपल देता हूँ मैंने ना 2000 पिक्सेल्स कर दिया। अब मेरा पेज ना देखो ये इतना बड़ा बन गया है। ठीक है, अगर मैं इसको मोबाइल पे लोड करूँ, मोबाइल पे डिस्प्ले करूँ मैं, ये आपकी जो होती है टूल, इस पे ना आप बाय डिफॉल्ट यूज, आप इस पे कोई भी मोबाइल पे रिजल्ट देख सकते हो कि आपका पेज कैसा लगेगा। ठीक है। ठीक है, अब देखो मोबाइल के ऊपर मेरे पास स्क्रॉल आ रहा है। अब आपने आजकल जितनी भी वेबसाइट यूज की होंगी, देखो मैं स्क्रॉल करके आगे पीछे कर पा रहा हूँ। वो आपने अब जो भी वेबसाइट यूज की होंगी अपने पास, जो अच्छी प्रॉपर वेबसाइट होती है उसमें आप देखते होगे कि वो स्क्रॉल नहीं होता इस तरह से।
तो एक ही सिंगल पेज होता है, लाइन से उसमें सारी चीजें आ रही होती हैं। ये इनलाइन में अभी फिलहाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको ना साथ साथ चीजें समझ आए। मैं उसमें दे सकता हूँ लेकिन वो फिर आपको ज्यादा कंफ्यूजिंग होगी, क्योंकि अभी मैंने इसको अलग स्टाइलिंग देनी है, इसको अलग स्टाइलिंग देनी है। एक बार जब ये हो जाएंगे ना, फिर मैं उसी में दूंगा। तो मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो ना जो स्टाइलिंग होती है हमारी, वो कभी कभी ना हमें डिफरेंट देनी पड़ती है। मैं भी उसी में देता हूँ, बस मैं एग्जाम्पल बता दूं जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, अभी मैंने ना एक तो दो इश्यू मैंने आपको बताए हैं। एक तो देखो, स्क्रॉल इस तरह से आ रहा है जो अच्छी अप्रोच नहीं होती। आपका पेज एक ही इसमें होना चाहिए, आपको आगे पीछे यूजर को ना करना पड़े मोबाइल के ऊपर। और डेस्कटॉप के ऊपर क्या इश्यू आ रहा था मेरे पास, जब ये ओवरले हो रहा है, एक दूसरे के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ये जब हम फिक्स दे देते हैं ना उसको, फिक्स विड और फिक्स हाइट, फिक्स फिक्स इसमें विड दे देते हैं, तो ये इशू आता है। अच्छा, इसका वो अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं। सॉल्यूशन ये है कि आप उसको वेट दो परसेंटेज के अंदर। परसेंटेज में देने से क्या होता है कि जितनी भी स्क्रीन का साइज होगा ना, वो उसके हिसाब से एडजस्ट होगा। स्क्रीन अगर मोबाइल की है तो मोबाइल की स्क्रीन का 100% देखेगा वो। ठीक है, अगर लैपटॉप की है तो लैपटॉप की आपकी जितनी स्क्रीन है उसका 100% देखेगा। उसके लिए क्या मेथड होता है, आप वेट दे दो मेन डिव को 100 परसेंटेज, सॉरी, ठीक है, इस तरह से। अभी भी कोई चेंज नहीं आया क्योंकि नीचे वाले को दोनों पिक्सल्स हैं। और जो ये है ना, अब 100 है तो मेन मेरा डिव है, उसकी वेट कितनी है, 100। तो जो उसके एलिमेंट्स होंगे ना, जितने भी इसके चाइल्ड होंगे, वो 100 के अंदर डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। जैसे एक को 10 दे दूं, एक को 90 दे दूं, एक को 50-50 दे दूं, हाफ हाफ स्क्रीन। वो मेरी मर्जी होती है फिर। अब जैसे मैंने इसको दे दिया 50% और नीचे वाले को भी दे दिया 50%। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। अब देखो, एक सेकंड में ये बाकी चीजें मिटा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। अब देखो, आधा इसने स्पेस लिया 50%, और 50% आपके इसने स्पेस ले लिया है, आपकी स्क्रीन का। अच्छा, अब ये चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए सही चला है कि नहीं चला, मैं क्या करूंगा। अच्छा, एक दूसरी चीज और मैं बताऊंगा कि जो ना, जो आप ये विड और फ्लोट देते ना, ये आप H1 को नहीं दिया देना, ये सही अप्रोच नहीं होती। आप क्या करो, उसके अंदर एक और डिव बनाओ, चाइल्ड डिव, क्योंकि जो भी आपका कंटेंट है ना, आप सारा डिव के अंदर डाला करोगे। ठीक है, जो प्रॉपर अप्रोच होती है, जो प्रॉपर मेथड्स हम लोग फॉलो करते हैं डेवलपमेंट या डिजाइनिंग के अंदर। इस तरह से जो नया एलिमेंट है, उसके लिए नया एलिमेंट बना, चाइल्ड डिव बना के आप उसको उसमें डालो। इस तरह से। ठीक है, अब मैंने क्या किया, कुछ बेसिकली मैंने, एक पेरेंट है, उसके अंदर मैंने दो दो मतलब मैं चाह रहा हूँ कि दो सेक्शन बने मेरे। हाँ, एक सेकंड। अच्छा, मैं क्या चाह रहा था कि एक जो मेरा सेक्शन है ना, जो लाइन मेरी बनी है, एक डिव, मैं चाह रहा हूँ दो में डिवाइड हो, जैसे हाफ अलग हो हाफ अलग हो। तो इसलिए मैंने उसके अंदर दो डिव बना दी, एक मेन डिव है और उसको मैंने डिवाइड करना है, तो मैंने उसके अंदर दो चाइल्ड डिव बना दिए। अच्छा, मैं इंटरनेट केसेस थ्रू ही कर लेना, इसको ऐसा करते हैं। इसको मैं क्लास दे दूंगा, फिर एक कोई मैं इसका नाम रख देता हूँ कंटेनर। ठीक है, और ये सारी स्टाइलिंग में जाके कंटेनर की क्लास डिफाइन करूंगा और उसमें डाल दूंगा जो जो मैं देना चाह रहा हूँ मेन डिफ को। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ से मैं स्टाइल में डाल दूंगा। ये काम मैं इस पे करूंगा कि मैं इसको दे देता हूँ सेक्शन। ठीक है, सेक्शन दे दिया मैंने। फर्स्ट सेक्शन में दे देता हूँ, या एक सेकंड पहले मैं उसमें देता हूँ, फिर मैं इस तरह से देता हूँ, क्लियर होगा कि मैं किस बेसिस पे स्टाइलिंग क्लास दूँ। ठीक है, अब मैं ये वाली स्टाइलिंग में ऊपर लिखता हूँ, मेन जो उसका डिव है उसमें, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, सिंपल कर देता हूँ उसको। यहाँ से भी इसको मिटा के मैं मेन वाले डिव को देता हूँ, क्योंकि अंदर तो कितना भी कंटेंट हो सकता है, मैं सबको थोड़ी दूंगा। ऊपर देने से क्या होगा, इसके अंदर जितना भी कॉन्टेक्स्ट होगा ना, उस सब पे स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी, मुझे सबको देनी नहीं पड़ेगी। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, वैसा का वैसा, कोई चेंज नहीं आया। अब हमें चेक करना है ये काम मेरा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। अच्छा, मैं क्लास बना रहा हूँ, परसेंटेज के हिसाब से बना देता हूँ कि फर्स्ट 10% लेना है मैंने, कितना स्पेस लेना है मैंने ना। तो अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ,
इसको मैं 50-50 रखते हैं फिलहाल। अच्छा एक और चीज, अभी जो ना मैं पता नहीं चला कि डिफरेंशिएट नहीं हो रहा, मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर दे दूंगा दोनों को डिफरेंट, ताकि मुझे पता चले कि मेरा जो काम मैं चाह रहा हूँ वो परफॉर्म हो भी रहा है, डिवीजन हो भी रही कि नहीं हो रही। इसको मैं ग्रीन दे देता हूँ। ठीक है, देखो अब दो हिस्सों में डिवाइड हो गया 50-50 में। ठीक है ना, 50 में वो आ रहा है, 50 में वो आ रहा है। अगर मैं इसको किसी मोबाइल डिवाइस में खोलूं, अब देखो मेरा स्क्रॉल नहीं हो रहा आगे पीछे, उसने जितनी स्क्रीन देना उसका साइज ले लिया है। इसका अच्छा तरीका ये होता है देखने का, आप साइज बढ़ाओ अपनी स्क्रीन का। अब देखो जितनी स्क्रीन होती जा रही है ना, उसके हिसाब से स्पेस लेता जा रहा है। वो अपनी जगह पे ये नहीं रह रहा है कि वो अपनी जगह पे रह रहा है। अब जो स्क्रीन का साइज होगा ना उसके हिसाब से वो एडजस्ट कर रहा है अपने आप को। 50-50% लेगा, जितनी भी स्क्रीन होगी उसका 50% ये ले रहा है और 50% ये ले रहा है। ये कहलाती है रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, रेस्पॉन्सिवनेस कहलाती है। किसी भी वेबसाइट को आपको मोबाइल और डेस्कटॉप सबके हिसाब से बनाना हो तो आप रेस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हो, कि आप वो हर जगह पे आपको रिस्पॉन्सिव, वो स्क्रीन के साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाए एलिमेंट्स, वो रेस्पॉन्सिव वेबसाइट कहलाती है। ठीक है, ये चीज उसके अंदर आई थी। अभी इस पे इतना वो मैं बता रहा हूँ कि होती क्या है, अभी इस पे इतना गौर नहीं करो, ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, लेकिन बस बताने का मकसद था कि ये करते क्यों है। अब मैंने इसको 20 कर दिया, इसको 80 कर दिया। अब देखो उसने 20 ले लिया, उसने 80 ले लिया। और मैं इसको भी 40 कर दूं तो वो 20 लेगा, 40 लेगा, बाकी ये खाली है। अब मैं इस जगह एक और डिव बना सकता हूँ, चाहूँ तो मैं एक और बना लूँ, नहीं तो मैं छोड़ के अगली लाइन पे आ जाऊँ, इसको ऐसे ही रहने दूँ, वो मेरी मर्जी होती है। अब जैसे मैंने इसको 40 किया, इसको 40 कर देता हूँ, तो वो इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, तो वो इस तरह से डिव बन गया। ठीक है, ये होता है हमारे पास रिस्पॉन्सिव। अब मैं इसको अगर मोबाइल वगैरह किसी भी पे खोलूँ ना, तो वो जितनी भी स्क्रीन का साइज होगा ना इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा अपने आपको, देखो इस तरह से। ठीक है, अच्छा अब इसको हम करते हैं क्लास के थ्रू यूज। ये सारी ना उसको खाली साफ कर देंगे। मैं इसको जैसे 20 में रखना चाह रहा था, तो मैं इस तरह कोई क्लास दे दूँ इसको 20%, या कुछ भी आपकी मर्जी होती है, नाम दे दो कोई। और ये सारा मैं इसको उठा के यहाँ दे दूँ। ठीक है, और स्टाइल को मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, सेम स्टाइल ही है, कोई इफेक्ट नहीं आया। अब इस तरह से मैं सबको दे सकता हूँ। अच्छा एक दूसरी चीज भी बता दूं मैं आपको, कि आप मल्टीपल उसको भी ना दे सकते हो। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक और डिफ H1 बनाता हूँ, एग्जाम्पल नाम कुछ भी हेडिंग डाल दूँ, ये अपनी जगह पे ही आ रहा है। इसको भी मैं चाह रहा हूँ ये लाइन सेंटर हो, जो काम मैंने यहाँ किया हुआ है ना वही चाह रहा हूँ मैं इस पे भी हो। लेकिन सपोज करो इसकी कोई क्लास डिफरेंट है, डिफरेंट डिफरेंट नाम रख देता हूँ मैं चाह रहा हूँ इस पे भी ये स्टाइलिंग अप्लाई हो। तो एक तो ये तरीका है, मैं इसी तरीके से जिस तरह से मैंने उसको दिया हुआ है उसी तरीके से मैं इसको लिख दूंगा। लेकिन इसमें देखो, अगर एक लाइन का था, अगर 100 लाइन की स्टाइलिंग होती तो मुझे 100 लाइन दोबारा लिखनी पड़ती। तो उसका एक शॉर्ट हल ये होता है, अगर मल्टीपल आपको सेम स्टाइलिंग मल्टीपल क्लासेस पे या मल्टीपल जगह पे यूज करनी है, आप कॉमा डाल के दूसरी उसका भी नाम लिख दोगे। इस तरह से डिफ, तो जो भी स्टाइलिंग होगी ना वो इस क्लास पे भी अप्लाई होगी और इस क्लास पे भी अप्लाई होगी। आपको दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये याद है सबको। चले ठीक है। अच्छा अब हमने क्या करना है, सिंपल सी एक पोर्टफोलियो बनानी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एक टेब बनाता हूँ ऊपर,
इसमें मैं हेडिंग डाल देता हूँ। ठीक है, और मैंने कोई अच्छा सा बैकग्राउंड कलर उठा लेता हूँ जो अपनी वेबसाइट में हम लोग यूज करें। अच्छा, ये है, ये यूज कर लेते हैं, #85 TCP। ठीक है, वो मैं अपनी पूरी बॉडी को देना चाह रहा हूँ। तो मैं ऊपर स्टाइलिंग बॉडी को दूंगा, बॉडी, पूरी बॉडी के ऊपर बैकग्राउंड कलर लग जाए #85 TCP। ठीक है, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये कलर हमने यूज कर लिया बैकग्राउंड के लिए। ठीक है, इस डिव को भी मैं नाम रख देता हूँ हेडर। ठीक है, इसको मैं भी नीचे कर रहा हूँ इसमें ताकि कंफ्यूजन ना है। हेडर को मैं थोड़ी स्टाइलिंग देता हूँ, डॉट हेडर। ठीक है, सबसे पहले टेक्स्ट लाइन सेंटर कर देना है, तो यहाँ मैं इसको डाल देता हूँ हेडर में, ताकि ये टेक्स्ट सेंटर हो जाए ये भी। यहाँ मैं एक काम करता हूँ, हेडर में डालता हूँ इसको, मैं जैसे हेडर दिया है इसको टेक्स्ट सेंटर भी दे देता हूँ, ताकि दोनों चीज़ अप्लाई हो जाए उसके बाद। ठीक है, ये हो गया। इसको मैं क्या देना चाह रहा हूँ, बैकग्राउंड कलर देना चाह रहा हूँ, थोड़ा डार्क करते हैं। विजुअल स्टूडियो में ना आपके पास ये ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करूंगा ना पूरा चार्ट आपके पास खुल के आता है। आप अपने हिसाब से कोई भी कलर दे सकते हो। ठीक है, इस तरह से मैंने डार्क कलर दे दिया। ये ब्लैक है, मुझे दिख ही नहीं रहा, तो उसका मैं फॉन्ट कलर चेंज करूंगा, उसका होता है कलर वाइट। इससे फॉन्ट का कलर वाइट हो जाएगा मेरा। ठीक है, और ये जो ना जुड़ा हुआ है देखो, तो इसके लिए क्या होता है मार्जिन, इसको मैं मार्जिन भी दे दूंगा। मार्जिन तो नहीं चला, पैडिंग देते हैं। अच्छा ठीक है, एक सेकंड में पहले तो। ठीक है, टॉप नहीं देता, ओवरऑल ही दे देता चारों तरफ, तो वो इस तरफ से आ गया। ठीक है, और इसकी बॉडी जो फॉन्ट फैमिली है ना वो भी चेंज कर देते हैं, अपनी बॉडी टाइम्स न्यू रोमन यूज कर देते हैं। नहीं तो सेम ही है। ठीक है, ये हम लोग फॉन्ट यूज कर लेते हैं। अच्छा, ये काम हो गया। नीचे अभी मैं ये सारी चीजें मिटाता हूँ। ठीक है, सब मैंने मिटा दिया फिलहाल। ठीक है, अच्छा, अब नीचे क्या चीज आनी चाहिए मेरे पास, मैंने हमारे रिव्यू में लिख दिया। सबसे पहले मैं एक हेडिंग कह लें आप, या एक मैं ना वो बना रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा साइड बार आ जाए, उसके अंदर मैं अपनी एजुकेशन वगैरह डाल दूँ, या इस तरह की चीजें बीच में मैं अपने बारे में थोड़ा डाल दूँ। इस तरह से हम कुछ करते हैं। ठीक है, साइड बार एक बनाते हैं, उसको 20% रखते हैं, नहीं 30% कर लेते हैं उसको। इसकी मैंने क्लास साइड बार रख दी है। ठीक है, साइड बार, उसको मैंने 30% दे देता हूँ। ठीक है, अच्छा, एक काम और कर सकते हैं इसको, और हम चले हम बाद में देखते हैं, अभी पहले करते हैं, इसके बाद स्टाइलिंग हम देखते रहेंगे। अच्छा, साइड बार मैं दे रहा हूँ, साइड बार में मैं क्या देना चाह रहा हूँ, साइड बार को मैं पहले हाइट देना चाह रहा हूँ, साइड बार को मैं एक बैकग्राउंड कर देता हूँ। ठीक है, ताकि वो थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, अभी मैंने दिया हुआ बैकग्राउंड कलर वो आ नहीं रहा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई सिंटेक्स कोई कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है, तो वो कुछ शो नहीं हो रहा।
तो मैं ना इसको हाइट दे देता हूँ कि जितने भी पेज है ना उसकी हाइट पे आइए। ये भी कॉन्टेक्ट इसको दे देता हूँ टू। ठीक है, इस तरह से आ रहा है ये, तो मैं 800 कर देते हैं ताकि पूरी जगह ले ले। ठीक है, इस तरह से आ गया हमारे पास। अच्छा, ये थोड़ा चिपका हुआ मैं चाह रहा हूँ इसके बीच में थोड़ा गैप आए। ठीक है, तो उसका एक दो तरीके हैं। मैं सिंपल के अंदर ना बी आर यूज कर सकता हूँ। बी आर ब्रेक के लिए होता है, तो वो ब्रेक करते हैं। ठीक है, दूसरा एक एच आर होता है। एच आर में ब्रेक करता है लेकिन लाइन आई थी, एक लाइन सी आ रही ना, लाइन डाल देता है वो। इस केस में मैं बी आर ही करता हूँ तो इस तरह से। ठीक हो गया। अच्छा, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, रेड बड़ा और लग रहा है, वाइट सा कर देता हूँ इसका। ठीक है, और इसको मैं ना बैकग्राउंड बॉर्डर दे देता हूँ ताकि थोड़ा विजिबल हो। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ब्लैक थोड़ा और लग रहा है, ग्रेइश सा देते हैं इसको। ठीक है, ये मेरा इसका बॉर्डर भी आ गया साइडों में। अच्छा, और दूसरा मैं डिव बनाऊंगा जिसमें मैंने कंटेंट डालना है अपना। उसका मैं नाम रख दूंगा कंटेंट। और सेम उसी तरीके से मैं कंटेंट को स्टाइलिंग दूंगा। दो चीजें, वेट। वेट मैं इसको देता हूँ 70, क्योंकि 30 के बाद 70 मैं चाह रहा हूँ पूरा यही ले। और फ्लोट लेफ्ट कर दूंगा इसको भी। ठीक है। अच्छा, अभी कुछ भी नहीं होगा, अभी वैसा का वैसा ही है। ठीक है, इसके अंदर अब मैं जाके साइड बार में जैसे मैं डाल दूंगा अपनी अबाउट। अच्छा, इसके अंदर मैं एक हेडिंग डालता हूँ, अबाउट मी। ठीक है, और इसमें मैं डमी टैग डाल देता हूँ, कुछ भी जो। ठीक है, सिंपल सा टेक्स्ट आ गया इस तरीके से। और उसके बाद हम डाल सकते हैं, और क्या क्या होता है सीन में। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ फिलहाल ना, ये रिपीट कर देता हूँ पहले ताकि वो थोड़ा स्पेस जगह ले। ठीक है, इस तरह से मैंने कॉन्टेक्स्ट डाल दिया। फूटर भी बना लेते हैं अभी, पहले ये हो जाए। एक फूटर भी बना लेंगे। अच्छा, फूटर भी बना लेते हैं ताकि हाथ के हाथ वो एक पूरा प्रॉपर यूज हो जाए। अच्छा, जैसे डिव यूज कर रहे हैं ना हम लोग, डिव तो होता है कि जब पेज के बीच में सेक्शन बनाना है। अगर कोई इस तरह का होता है ना हेडर फुटर, तो उसके बाय डिफॉल्ट हमारे पास टैग्स होते हैं। जैसे फुटर है ना, उसका बाय डिफॉल्ट टैग होता है फुटर। ठीक है, उसको मैं लिख देता हूँ और राइट्स। ठीक है, तो इस तरह से आ रहा है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, इसका थोड़ा स्पेस कम करता हूँ, हाइट सॉरी। ठीक है, इस तरह से हो गया। और एक काम करता हूँ मैं, इसको ना 20% कर देता हूँ, 25। और इसको 75 करता हूँ ताकि थोड़ा सही लगे। ठीक है, इस तरह से आ गया। फूटर को मैंने स्टाइलिंग देनी है तो मैं फूटर लिखूंगा। और जो मैंने ऊपर वाले को दिया हुआ है ना वही कलर मैं इसको देता हूँ। यहाँ मैं ये करता हूँ, कॉमा डाल के फूटर लिख दूंगा, तो वो दोनों चीज़ों पर अप्लाई हो जाए, अलग से देने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, ये क्या हुआ, इसने सब पे अप्लाई कर दिया है, मिस्टेक हुई होगी। अच्छा, अभी इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है ना, तो उसने पूरे को फूटर ही कंसिडर कर लिया है। इसको मैंने हाइट भी फिक्स की हुई है, इसको मिटाते हैं। ठीक है, और जैसे इसके अंदर कोई टेक्स्ट आएगा ना या कुछ भी, तो वो, एक सेकंड, हमने कोई मिस्टेक की है जिसकी वजह से काम खराब हो गया हमारा।
अब इसमें अगर कोई मसला आता है ना तो हम स्प्रेड करके उसको टेस्ट करते हैं कि हमने क्या इशू कर दिया है। अच्छा, ठीक है, ये हमारा ऊपर आ गया दोबारा इस तरह से। 25% ये है और 75 ये ले रहा है। तो जब तक ऊपर कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा ना, वो जितनी भी अवेलेबल स्पेस वगैरह वो उसको कॉपी कर रहा है। अच्छा, एक चीज मैंने ये करनी है, फूटर को हम लोग नीचे रखते हैं हमेशा बॉडी में, कि सबसे एंड में आता है। तो उसके लिए हमारे पास एक होता है बॉटम 0, और पोजीशन हम लोग देते हैं एब्सोल्यूट। इससे क्या होगा, जहाँ भी हमारा पेज कॉन्टेक्ट खत्म हो रहा होता है ना, वो वहां आ जाता है सबसे एंड में। और इसका अब ये लेफ्ट भी होता है एट्रीब्यूट लेफ्ट, कि लेफ्ट से भी बिल्कुल 0 पे आ जाओ इस तरह से। अब वो क्या होगा, जहाँ भी मेरा पेज खत्म हो रहा है ना, उसके एंड में आएगा उस तरीके से। अभी ये अप्लाई नहीं हुआ, मैं रिफ्रेश करूंगा वो रिमूव हो जाएगा। तो ये मैं आपको यहाँ पे लगा के बताता हूँ। फुटर, सबसे पहले पोजीशन इसको दोगे एब्सोल्यूट, जितना भी आपकी पेज है ना, जितना भी उतना वो जगह ले उसके हिसाब से चेक करें। और बॉटम पे 0 पे आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल एंड पे आ जाए, और लेफ्ट से भी बिल्कुल एंड पे आ जाए, मतलब बिल्कुल लेफ्ट पे आ जाए। ठीक है, बॉटम 0 लेफ्ट 0। ठीक है, वो इस तरह से आ गया। और स्टाइलिंग इसको मैं ये सेम इसको। अच्छा, वो इशू मैं आपको बताता हूँ क्यों आ रहा था अभी। अब नहीं आएगा, सिर्फ उस पे आ रहा है। वो इशू ये आ रहा था कि हमने यहाँ पे गलती से ना ये लिखा रह गया था, तो उसकी वजह से ना वो उसको पकड़ नहीं पा रहा था कि फुटर कौन सा है। अब मैंने दिया ना, अब तो बिल्कुल सही उसके ऊपर अप्लाई हो गया। और ये पूरी सिर्फ इतनी जगह ले रहा है, मैं चाह रहा हूँ पूरे पेज पे आ जाए। तो मैं उसको क्या कहूँगा कि वेट 100% लो, जितनी जगह है पूरे पे आओ इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, बाकी इसमें अब ये है कि आपको अब जो कॉन्टेक्स्ट वगैरह डालना है, जो चीज़ें डालनी है आप इसमें डाल सकते हो। जैसे मैंने एक अबाउट में डाला, उसके बाद मैं डालता हूँ हॉबीज। ठीक है, इसमें मैं लिस्ट बना देता हूँ एक, इसमें मैं कुछ भी डाल देता हूँ, गेमिंग, मूवीज, क्रिकेट, कुछ भी आप डाल दो जो आपकी हॉबीज हॉबीज हो, वो इस तरह से आ जाएंगी। और इसके बाद मैं डाल देता हूँ लैंग्वेजेस, डाल देता हूँ कि लैंग्वेजेस कौन सी आती हैं। ठीक है, डाल देना जो जो आता है इंग्लिश और तो। ठीक है, इस तरह से मैंने दोनों डाल दी, तो वो उसने सब स्पेस ले लिया। और बाकी जो मिड का स्पेस है उसमें मैं अपना एजुकेशन और एक्सपीरियंस वगैरह डाल दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल चिपका हुआ है, इसके बाद मैं चाह रहा हूँ थोड़ा मिडिल में आए ये। तो जो मेरा साइड बार है ना, उसको मैं दे दूंगा पैडिंग। 20 पिक्सल, तो देखो स्पेस आ गया चारों तरफ उसके ना, इस तरीके से। ठीक है, अब ये स्पेस है, इसके अंदर मैं अब अपना कॉन्टेक्स्ट डाल दूंगा जो भी होगा। मैं इसमें भी हेडिंग डाल दूंगा, जैसे मैं उसमें लिस्ट डाल दूंगा कि मेरी
कौन सी थी, जो भी होगी अपने से यूनिवर्सिटी, कॉलेज, और जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी अब मैं वो इसमें फिल कर दूंगा। ये भी चिपका हुआ है, इसमें भी चारों में थोड़ा डिफरेंस है, तो मैं इस क्लास को दे दूंगा ऊपर जाके स्टाइलिंग, और उसमें थोड़ी सी पेंटिंग दे दूँ। ठीक है। तो अच्छा, पेंटिंग पे अब काम खराब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने स्पेस वो जितना है ना, उसके हिसाब से वो एडजस्ट होता है। उसके बाद स्पेस मिल ही नहीं रहा था, तो उसने लाइन चेंज कर। अभी मैंने स्पेस कम कर दिया कि 60% लो, ताकि थोड़ा स्पेस बचे, ताकि आप पैडिंग दे सकें। अच्छा, ये बिल्कुल बेसिक हो गई। अच्छा, अब इसी तरह से आप अपनी रिज्यूमे बना सकते हो, उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल दो। अच्छा, फॉन्ट ऑसम का देख लेते हैं कि आइकन किस तरह से यूज करते हैं। अच्छा, फॉन्ट ऑसम एक वेबसाइट है जिसमें आप डिफरेंट आइकन आपको दिए होते हैं फ्री, जो आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूज कर सकते हो। W3 School के ऊपर जाओगे, आपको ज्यादा हेल्प हो जाएगी कि फॉन्ट ऑसम किस तरह से यूज करना है, क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको जिस तरह से स्टाइल का लिंक करवाते हो, उस तरीके से आप इसका भी लिंक करवाओगे अपनी फाइल के अंदर। ठीक है, इस तरीके से वहां से कॉपी पेस्ट कर लेना। और मैं, ये है इनका फॉन्ट का एक ना, ये इसका सिंटैक्स होता है कार का। मैं अभी बताता हूँ कि गेट कहाँ से होता है। इसको जाओगे, कॉपी करोगे, और मैं चाह रहा हूँ एजुकेशन से पहले एक आइकन है और फिर एजुकेशन लिखा हुआ है, तो वो देखो उस तरह से आइकन आ गया, और बाद में एजुकेशन लिखा हुआ आ गया। अब मैं चाहता हूँ यूज इस तरह से होता है ये, और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट होती है। इस पर जाओगे, आपको उस पर सारे आइकन्स होते हैं, लेकिन कुछ पेड होते हैं, कुछ फ्री होते हैं। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना होता है। अब मैं आइकन्स पे जाता हूँ, तो जितने भी आइकन्स होंगे ना, वो सारे मेरे पास शो हो जाएंगे। मैं सर्च करता हूँ एजुकेशन से रिलेटेड भी। अब ये सारे आ गए हैं जो मैं यूज कर सकता हूँ। लेट्स सपोज मैंने ये यूज करना है ना, तो इसका कोड दे दिया। मैं यहाँ से कॉपी करूंगा, और यहाँ जाके उसको पेस्ट कर दूंगा जहाँ मैंने यूज करना है। तो ये आइकन नहीं चला, इसका वर्जन चेंज हो सकता है या पेड हो ये, तो मैं क्या करूंगा, बैक करूंगा। स्टार्ट में जाऊंगा, तो अब इसमें ये सीन होता है, ये ना हमें वो भेजते हैं, सारे आइकन्स की लिस्ट भेजते हैं जो अपनी हम वेबसाइट में यूज कर सकें। ठीक है, वो फिर लंबा काम होता है, उस पर भी हम नहीं जा रहे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अभी बेस्ट यही है कि आप इसको फॉलो करो, W3 School पे जाओ, और उस पे देखो उन्होंने कौन से आइकन्स आपको बताए। मैं फिलहाल आप उसी को यूज करो, क्योंकि जो वो होता है ना नया वाला जो उन्होंने चक्कर निकाला है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ये सारे उन्होंने आइकन्स बताए हैं, आप जो यूज कर सकते हो। नीचे आप जाओगे ना, सारे उन्होंने बताया है सब। लोडिंग के हैं, उस तरह से घूमते रहेंगे। ठीक है, अब इसका एक तरीका ये है कि बेसिक वर्ड्स भी होते हैं, जैसे जो स्कूल है ना, तो स्कूल का कार था, तो स्कूल का स्कूल होगा। आप खुद से इस तरह से भी कर सकते हो। बेसिक वर्ड्स पे ही होता है ये, जरूरी नहीं है कि सही वही हो। अब देखो, स्कूल मैंने डाला ही नहीं है, कोई स्कूल नाम का इनके पास कोई आइकन नहीं है। मैं बिल्डिंग या कुछ तरह से, अब देखो वो बिल्डिंग बनी हुई है इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है। अब जो नया वाला है ना, उसमें आपको किट डाउनलोड करनी पड़ती है, फिर उस किट को अपने प्रोजेक्ट में एम्बेड करवाना पड़ता है। तो ये फॉन्ट आइकन होते हैं अब इस तरह, लेकिन फॉन्ट आइकन हम लोग यूज बहुत कम ही कर रहे होते हैं, क्योंकि ये काफी ना लोड लेते हैं। अगर आपकी बड़ी वेबसाइट है ना, तो आपको एक लाइक आइकन लोड करवाना है, तो काफी टाइम आपका स्पीड स्लो हो जाती है। तो इसकी बेस्ट अप्रोच जो होती है, इस तरह के आइकन ना हम डाउनलोड कर लेते हैं अपने पास ही, कोई आइकन नेट से उठा के, और फिर उसको यूज कर। ठीक है, ये अब बेटर अप्रोच होती है, वरना फॉन्ट ऑप्शन तो उठाते हैं ना, वो थोड़ा टाइम लेता है, टाइम टेकिंग टास्क हो जाता है। तो आज की क्लास यही थी। आज का हमारा बेसिक हमने CSS देखा कि किस तरह से हम लोग सेक्शन बनाते हैं, किस तरह से स्टाइलिंग देते हैं, ID क्लास किस तरह से यूज करते हैं, और किस तरह से डिवाइड करते हैं अपनी स्क्रीन को डिफरेंट पार्ट्स में। ठीक है, इसके अलावा अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। जी, रिकॉर्ड होंगी, सारी रिकॉर्ड होती हैं, आज की भी होगी।
अच्छा, ये आपका लिंक मैंने खोला है। जी अनीस, गुड ट्राई, और अच्छा आपने बनाया है। अब इसमें आज जो हमने नई चीजें की है ना, अब इसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी आपका एक ही लाइन में सारी सारी चीजें आ रही है ना, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो स्क्रीन पार्ट्स में, और इसको मजीद बेहतर बना सकते हो। अच्छा आपने अभी अभी ट्राई की है। आप इसको थोड़ा स्टाइलिंग इस पे और अच्छी करो, और इसको मजीद आप बेहतर कर लो। रिकॉर्डिंग आपकी एलएमएस पे अपलोड हो जाएगी। जो आपका एलएमएस पे होता है ना, उसके अंदर रिकॉर्डिंग हर क्लास की होती है। हारिस, आपकी तो मेरे पास नहीं चलेगी, आपके लोकल का आपने मुझे लिंक दिया है। आपको कहीं पे होस्ट करवाना पड़ेगा इसको। जैसे नेशनल नेटिफाई पे डाला हुआ है ना, उस तरह से नहीं, मून भी नेटिफाई पे डाला हुआ है आपने लोकल पे, तो ये मेरे पास नहीं चलेगी इस तरीके से। जिस आप जो नेटवर्क पे होंगे ना, लोगों के पास चलेगी। खैर, अब यही आप करें जो आपने काम किया ना, उसमें आप थोड़ी स्टाइलिंग अच्छी करें, सेक्शन बनाए प्रॉपर और रिस्पॉन्सिव बनाए। अब जैसे अनीस आपने जो मुझे भेजी है, मैं इसको चेक करता हूँ रिस्पॉन्सिव में बस। ठीक है, आपने भी परसेंटेज दे के यूज किया है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिव ही है अभी वेबसाइट। गुड गुड, आपने अच्छी की है कोशिश। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सीएसएस थोड़ा और देखेंगे। और बूटस्ट्रैप एक चीज होती है, बूटस्ट्रैप साइड रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए होती है। सीएसएस ही होती है वो, हमें लेकिन बनी बनाई क्लासेस मिल जाती है जो हम यूज कर सकते हैं। बूटस्ट्रैप ये होती है। ठीक है, सीएसएस ही होती है, लेकिन वो हमें बनी बनाई स्टाइलिंग खुद से दे देते हैं। हमें बस क्लास यूज करनी होती है, स्टाइलिंग अप्लाई होती है ऑटोमेटिकली। उसको थोड़ा देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग क्या करें, बूटस्ट्रैप को थोड़ा पढ़ के आए, थोड़ा देख के आ जाएगा कि क्या चीज होती है बूटस्ट्रैप, तो ताकि क्लास में फिर इजी हो समझना है। ठीक है। आज का कोई क्वेश्चन नहीं है तो क्लास ऐड करते हैं फिर। चलें ठीक है, आज की क्लास ऐड करते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।